नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी एक ड्राइवर के बारे में है जो सड़क पर दिखाई देने वाली रहस्यमयी लड़की की सच्चाई खोजते खोजते उसके असली कातिल तक पहुंच जाता है। अंत में लड़की की आत्मा कैसे उसी कातिल से बदला लेकर ड्राइवर को जीवनदान देकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। पहाड़ी रास्तों पर देर रात ड्राइव करना अर्जुन के लिए नई बात नहीं थी, पर आज की रात अलग थी, बहुत अलग। हवा में एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा था, जैसे पहाड़ खुद सांस रोककर उसकी गाड़ी को गुजरते हुए देख रहे हों। अर्जुन एक ट्रैवल व्लॉगर था। नई नई लोकेशन, वीरान जगहें, छोड़े हुए भवन, ये सब उसकी फील्ड थी। पिछले 8 महीनों में वो भारत के कई कोनों में घूम चुका था और अब वो हिमाचल के एक छोटे से गांव नरगला की ओर जा रहा था। ये जगह गूगल मैप्स पर तो नहीं थी, पर लोकल लोगों के मुताबिक वहाँ एक पुराना ब्रिटिश अस्पताल था, जहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं। ऐसी जगहें अर्जुन को खींचती थीं। क्यों? शायद डर उसे पसंद था, या शायद वो उस डर को कैमरे में कैद करने का रोगी बन चुका था। मोबाइल में 8:57 PM बज रहे थे। वो खुद से बोला, अगर 10 से पहले पहुंच गया तो रात में ही एक छोटा सा रूम ले लूंगा और सुबह अस्पताल जाऊंगा। पर किस्मत के पास हमेशा कुछ और होता है। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचा, अचानक उसकी गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ उछली और दाईं ओर मुड़ गई। अरे! गाड़ी का पहिया गड्ढे में धंस गया था। अर्जुन उतरकर देखने लगा। ठंडी हवा में उसकी सांसें धुएं जैसी दिख रही थीं। जंगल का सन्नाटा असहज कर देने वाला था। गाड़ी का फ्रंट टायर बुरी तरह स्लिप हो चुका था। किसी भी हालत में उसे 1 आध घंटे तो लग ही जाने थे। शायद गांव पास ही होगा, वहां से मदद मिल जाएगी, उसने खुद से कहा और टॉर्च फोन में ऑन की। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखा। नरगला, 1 किलोमीटर। अच्छा था कि रास्ता ज्यादा दूर नहीं था। वो जंगल के बीचों बीच बने उस संकरे रास्ते पर चलने लगा। चारों ओर घने पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान तक दिखाई नहीं देता था। कहीं दूर कोई उल्लू आवाज दे रहा था और हवा किसी अज्ञात भाषा में फुसफुसाती सी लग रही थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद उसे कुछ दिखाई दिया। एक पुराना बस स्टॉप जैसा ढांचा, बिल्कुल वीरान। वो थोड़ा नजदीक गया। छत की लकड़ी सड़ चुकी थी, लोहे की बेंच जंग खा चुकी थी, लेकिन जो सबसे अजीब था वो था उसके ऊपर लिखा हुआ नाम, अस्पताल चौक नरगला, और एक फेडेड पोस्टर जिस पर लिखा था, रात 9 के बाद यहां रुकना मना है। अर्जुन ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत बढ़िया फुटेज बनेगी, वो मुस्कुराया। उसे पता नहीं था कि कोई उसे पेड़ों के बीच से घूर रहा है। गांव का प्रवेश। कुछ दूर आगे उसे रोशनी दिखाई दी, प्रकाश का एक अकेला बिंदु। वो तेज कदमों से बढ़ा और थोड़ी देर में एक छोटा शांत गांव दिखाई दिया। लगभग 20-30 घर, सब लकड़ी के। मध्य में एक पुराना सा शिव मंदिर, जिसकी घंटी हवा में हिलकर हल्की आवाज कर रही थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। किसी से मदद मिल जाएगी। सबसे पहले उसे गांव के किनारे एक घर में हल्की रोशनी दिखी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ क्षण तक कोई आवाज नहीं आई। फिर आखिरकार एक बूढ़ी आवाज बोली, कौन है? मैं अर्जुन। मेरी कार रास्ते में फंस गई है, मदद चाहिए थी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। एक 60-65 साल का बुजुर्ग सामने आया। सफ़ेद बाल, दुबली काया और चेहरा जैसे किसी पुराने दर्द में डूबा हुआ। यहां रात में घूमना ठीक नहीं बेटा, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने हल्के से हंसकर जवाब दिया, जानता हूं, लेकिन गाड़ी फंस गई, सोचा गांव तक आ जाऊं। बूढ़े ने उसे अंदर बुला लिया। कमरा साधारण था, लेकिन गर्म था। एक लालटेन जल रही थी। एक कोने में लकड़ी का चूल्हा था। गाड़ी सुबह निकालेंगे, रात में कोई उस रास्ते पर नहीं जाता, बूढ़ा बोला। अर्जुन ने पूछा, इतना डर क्यों है उस रास्ते से? लोग कहते हैं यहां एक पुराना ब्रिटिश अस्पताल है। बूढ़ा अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें खाली हो गईं, जैसे स्मृतियों का कोई गहरा जख्म छिल गया हो। कुछ पल बाद वो बोला, ये गांव, वो अस्पताल और रात। उसकी आवाज कांप गई। ये तीनों चीजें साथ नहीं होनी चाहिए बेटे। अर्जुन को लगा जैसे बूढ़ा उसे बेवजह डरा रहा है। अच्छा, क्या मैं यहां कोई कमरा ले सकता हूं? एक रात रुक जाऊं तो ठीक रहेगा? बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, मेरे घर में एक छोटा कमरा है, तुम रुक सकते हो। फिर वो धीमे से बोला, पर एक बात ध्यान रखना। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट बन चुकी थी। अगर रात में कोई दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज दे, कोई भी। अर्जुन ने सोचा, हॉरर कहानियों जैसा माहौल बन चुका है। वो मुस्कुराया, ठीक है बाबा, चिंता मत कीजिए। लेकिन बूढ़े ने मुस्कान नहीं लौटाई। उसकी नज़रों में बस एक गहरा काला डर था। रात की पहली दस्तक।
करीब 11 बजे अर्जुन कमरे में आ गया। कमरा छोटा था, एक लकड़ी की खाट, एक कंबल और खिड़की के सामने एक पुराना पीला बल्ब। फोन में नेटवर्क नहीं था। वो लेट गया। पहाड़ की रात ठंडी और भयानक सन्नाटे वाली होती है। बाहर कुत्ते भी नहीं भौंकते। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी थी कि तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन चौंक कर उठ बैठा। उसे बूढ़े की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज दे। बाहर से एक मंद टूटी फूटी आवाज आई, क्या क्या कोई है? मेरी मदद करो। अर्जुन ने सोचा शायद कोई यात्री होगा या कोई घायल। उसका दिल पिसीजने लगा। शायद बूढ़ा बेवजह डराता हो, उसने सोचा और दरवाजे की ओर बढ़ा। आवाज फिर आई, बहुत अंधेरा है, मुझे अंदर आने दो। आवाज कुछ अजीब थी, जैसे किसी के गले में की लटक गई हो या किसी ने अभी अभी बोलना सीखा हो। अर्जुन ने दरवाजे के की होल से झांकने की कोशिश की, पर बाहर कुछ दिखाई नहीं दिया। पूरी अंधेरी। उसने धीरे से पूछा, कौन है? पहले तो सन्नाटा, फिर अचानक, मैं यहीं खड़ी हूं। आवाज की टोन अचानक बदल गई, एकदम गहरी, ठंडी और अजीब। अर्जुन की रूह कांप गई। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा, बाहर किसी ने दाईं ओर से खिड़की पर जोर से थपकी मारी। ठप। अर्जुन उछल पड़ा। खिड़की के बाहर कोई था या फिर कुछ था। उसने डर के मारे कंबल सिर पर डाल लिया। आवाजें अब दरवाजे के बिल्कुल पास से आ रही थीं। दरवाजा खोलो अर्जुन। वो पसीने से तर था। उसने अपना नाम कब बताया था? उस आवाज को कैसे पता? फिर अचानक सब शांत हो गया, पूरी खामोशी। धीरे धीरे अर्जुन नींद में डूब गया। सुबह की अजीब खामोशी। सुबह 6 बजे जब वो उठा, दरवाजा खोला और बाहर आया तो बूढ़ा पहले से जागा हुआ था। उसने पूछा, रात ठीक से बीती? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, किसी ने दरवाजा खटखटाया था। बूढ़ा अचानक ठिठक गया, तुमने खोला तो नहीं? नहीं। बूढ़े ने राहत की सांस ली, फिर बोला, ये गांव सिर्फ अंधेरे से नहीं डरता। ये किसी चीज को, अस्पताल से आई किसी चीज को यहां आने नहीं देना चाहता। अर्जुन को गुस्सा आया, बाबा आखिर सच्चाई क्या है? ये सब क्या हो रहा है? बूढ़ा धीरे से बोला, अगर जानना ही है तो आज शाम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। पर अभी? अर्जुन ने पूछा। बूढ़ा बोला, अभी दिन है, तुम चाहो तो अपनी गाड़ी देख लो, शायद खुद ही निकल आए। अर्जुन बाहर जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की चौखट पार की, उसने नीचे देखा और उसकी रूह कांप गई। दरवाजे के नीचे लंबे लंबे नाखूनों से बनी खरोंचें थीं, मानो रात में कोई दरवाजा नोच रहा था। बूढ़े ने धीरे से कहा, जो भी था वो इंसान नहीं था बेटा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। अर्जुन दरवाजे के नीचे बनी उन डरावनी खरोंचों को देख रहा था, लंबी, गहरी, जैसे किसी ने नाखूनों से लकड़ी को चीरने की कोशिश की हो। नीचे के किनारे पर लकड़ी के महीन रेले टूटकर बिखरे थे, मानो रात में किसी ने बहुत जोर से, बहुत बेचैनी में दरवाजा नोच नोच कर खोलने की कोशिश की हो। उसका दिल धक धक कर रहा था। बूढ़ा, जिसका नाम अर्जुन ने अब तक नहीं पूछा था, धीरे से बोला, तुम भाग्यशाली हो कि दरवाजा नहीं खोला। कुछ भी हो सकता था। लेकिन था क्या? अर्जुन ने दबी आवाज में पूछा। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वही जो हर साल इस जंगल में जगता है, वही जो अस्पताल से कभी बाहर नहीं जाना था, वही जो अब रास्तों पर भटक रहा है। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने उस चीज को कभी सामने से देखा हो। अर्जुन ने मन ही मन तय किया, आज इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। गाड़ी की हालत और जंगल का अजीब शांत माहौल। अर्जुन बुजुर्ग के साथ सुबह सुबह अपनी कार तक जाने लगा। रास्ता वही घना जंगल था जहां रात को अंधेरा जिंदा होकर घूमता लगता था, पर दिन की रोशनी में भी यहां कुछ अजीब था, बहुत अजीब। हवा बिल्कुल शांत थी, पत्ते हल्के तक नहीं हिल रहे थे, जैसे पूरा जंगल किसी अदृश्य आदेश से ठहर गया हो। करीब 10 मिनट चलने के बाद गाड़ी दिखी, लेकिन गाड़ी को देखकर अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। टायर सिर्फ गड्ढे में फंसा नहीं था, उसके चारों ओर मिट्टी ऐसे खोदी गई थी जैसे किसी ने रात में उसे उखाड़ने की कोशिश की हो, मानो कोई या कुछ टायर को खींचकर बाहर लाना चाहता था। ये कैसे हुआ? अर्जुन ने डरी आवाज में पूछा। बूढ़ा शांत खड़ा रहा। यहां रात में इंसान नहीं आते बेटा। उसकी आवाज में अजीब ठंडक थी। अर्जुन ने निश्चय किया कि वो गाड़ी को निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन अकेले ये नामुमकिन था। मिट्टी बहुत नर्म होकर धंस चुकी थी। तभी बूढ़ा बोला, गांव में 2 आदमी हैं, वे ट्रॉली और रस्सियां लाकर मदद कर देंगे, लेकिन दोपहर तक इंतजार करना होगा। ठीक है,
अर्जुन बोला। तब तक मैं गांव में घूमकर कुछ फुटेज ले लेता हूं। बूढ़ा अचानक घबरा गया। नहीं, अकेले मत जाना, यहां हर जगह सुरक्षित नहीं है, और अस्पताल की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। अर्जुन मुस्कुराया। मैं सिर्फ गांव के अंदर ही रहूंगा बाबा, आप चिंता मत करो। लेकिन अंदर ही अंदर अर्जुन ने तय कर लिया था कि शाम तक अस्पताल में जाकर देखेगा। उसने डर को कभी भी अपने एक्सप्लोरिंग के रास्ते में आने नहीं दिया था। उसके लिए डर कंटेंट था। उसे पता नहीं था कि ये जिज्ञासा उसे किस गहराई में धकेलने वाली है। गांव, लोग और एक अनकहा रहस्य। दोपहर होते होते गांव थोड़ा सक्रिय होने लगा। कुछ महिलाएं कुएं से पानी ला रही थीं, कुछ बच्चे चुपचाप अपने घरों के बाहर बैठे थे। पर अजीब बात यह थी कि बच्चों की आवाजें तक नहीं आ रही थीं। सब लोग अर्जुन को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई बाहरी नहीं बल्कि अपशगुन हो। एक और बात उसने देखी। हर घर की खिड़कियों पर लोहे की छड़ों और मोटे तख्ते लगे थे, जैसे कोई अंदर घुसने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज को अंदर आने से रोकने के लिए। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करते हुए चलने लगा। नरगला गांव में हूं, जहां लोग बाहर से आए किसी भी इंसान से बात करने में झिझकते हैं। यहां के घर बंद किलों जैसे लगते हैं। लगता है इस जगह में सिर्फ डर ही नहीं, कोई राज भी छिपा है। तभी एक बूढ़ी औरत ने अचानक कांपती आवाज में उससे कहा, तुम्हारा चेहरा साफ है, आंखें साफ हैं, फिर क्यों आए हो यहां? अंधेरा तुम्हें नहीं छोड़ेगा बेटा। अर्जुन चौंक गया। मां जी, आप क्या कह रही हैं? वो बस सिर हिलाकर घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। दोपहर में अजीब घटना। करीब 1 बजे गांव के 2 आदमी रस्सियां और लकड़ी के पटरे लेकर आए। अर्जुन उनकी मदद से कार निकालने में जुट गया। काम करते करते अचानक पेड़ों की दिशा में एक अजीब सी आवाज गूंजी। आह आह। आवाज लंबी, दर्द भरी और ऐसी कि सुनकर दिमाग सुन्न हो जाए। दोनों गांव वाले एकदम ठिठक गए। उनके चेहरे पर खून नहीं बचा। एक ने कहा, ये फिर जाग गया है, अभी दिन में भी। दूसरा फुसफुसाया, चलो हम यहां नहीं रुकेंगे। वे काम छोड़कर भागने लगे। अरे रुकिए, क्या हुआ? अर्जुन चिल्लाया। पर वे दोनों भागकर गांव की तरफ चले गए। अर्जुन अकेला खड़ा रह गया। हवा अचानक ठंडी पड़ने लगी। पेड़ हिलने लगे। पत्तों में सरसराहट ऐसी कि जैसे कोई बड़ा जानवर उनमें तेजी से सरक रहा हो। अर्जुन डर गया और तुरंत गांव की ओर भागा। पीछे उस दिशा से फिर वही आवाज आई। आह आह, मदद। अब आवाज एकदम इंसानी लग रही थी, जैसे कोई घायल व्यक्ति मदद के लिए चिल्ला रहा हो। अर्जुन ने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज बार बार वही शब्द बोल रही थी, मदद मदद मदद। उसकी गति बढ़ती गई। आवाज उसके एकदम पास आने लगी, जैसे कोई दौड़कर उसके पीछे आ रहा हो। अर्जुन ने भागते भागते देखा कि उसकी छाया के पीछे एक और छाया बन रही है, बहुत लंबी, असामान्य, टेढ़ी, बाहें उसके पैरों तक लटकी हुई। वो घबराकर पूरी ताकत से गांव की ओर भागा। जैसे ही वो गांव की सीमा में पहुंचा, आवाज बंद हो गई, हवा शांत हो गई, जंगल स्थिर हो गया, और उस लंबी छाया मानो सीमा पार नहीं कर सकती थी। अर्जुन सांसें समेटता हुआ जमीन पर बैठ गया। अब उसे समझ में आने लगा था कि ये जगह सिर्फ डरावनी नहीं थी, ये जगह जीवित थी, और कुछ उसका पीछा कर रहा था। शाम का इंतजार और बुजुर्ग की चेतावनी। वो हाँफते हुए बुजुर्ग के घर लौटा। बूढ़ा उसे देखकर एकदम गंभीर हो गया। तुम जंगल गए थे? उसकी आवाज तेज और चिंतित थी। हाँ, गाड़ी की वजह से, अर्जुन बोला। बूढ़ा माथा पकड़कर बैठ गया। तुमने उसे सुना? उसकी आवाज। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, मदद की आवाज, कोई इंसान। बूढ़े ने उसे बीच में ही रोक दिया। वो इंसान नहीं है, वो इंसान की जैसी आवाजें निकालता है ताकि लोग उसके पास जाएं। वो वही आवाजें निकालता है जो तुम सुनना चाहते हो। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। आज शाम तुमने अस्पताल जाने की बात कही थी, मैं तुम्हें रोका था, पर अब अगर तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे। लेकिन बाबा, ये सब आखिर है क्या? लोग इसे इतना क्यों छिपा रहे हैं? बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला। शाम होते ही मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो इस गांव को हर रात डराता है। लेकिन एक वादा करो कि तुम जो देखोगे सुनोगे उसका कभी मजाक नहीं उड़ाओगे। अर्जुन ने गंभीरता से कहा। मैं वादा करता हूं। बूढ़ा धीरे से बोला। ठीक है। जब सूरज पहाड़ के पीछे छिपने लगे तब हम अस्पताल के रास्ते के आगे वाले टीले पर मिलेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया। सूरज ढलने लगा और वो जाग उठा। शाम करीब 6:15 तक लाल आसमान पहाड़ों के पीछे धंसने लगा। गांव का हर घर खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगा। लोग जल्दी जल्दी अंदर घुस रहे थे। कहीं दूर कोई मां अपने बच्चों को चिल्लाकर बुला रही थी। दरवाजा बंद करो, जल्दी अंदर आओ। अर्जुन के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। बूढ़े ने उसे इशारे से बुलाया।
दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे जहां से जंगल और पुराने अस्पताल की दिशा दिखाई देती थी। जैसे जैसे वे ऊपर जाते वातावरण बदलता जा रहा था। हवा भारी हो रही थी, कान में हल्की भनभनाहट आने लगी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी अजीब आकृति बनाने लगी। सबके ऊपर एक अजीब सन्नाटा, शाम का सन्नाटा नहीं, मौत का सन्नाटा। टीले पर पहुंचकर बूढ़ा रुका। उसने एक दिशा में देखने का इशारा किया। उधर देखो। अर्जुन ने देखा, दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर इमारत, जिस पर टूटा हुआ बोर्ड लगा था, ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल 1891। दीवारें टूटी थीं, खिड़कियां काली और खाली थीं। छज्जे से पत्थर टपक टपक कर गिर रहे थे। लेकिन असली डरावनी बात उसके बाहर नहीं थी। अस्पताल के अंदर एक खिड़की में सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था, एकदम स्थिर, एकदम शांत, और उसकी आंखें सीधे उसी दिशा में देख रही थीं जहां अर्जुन और बुजुर्ग खड़े थे। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, वो वहां कोई है। बूढ़ा बोला, ध्यान से देखो, उसके पांव नहीं है। अर्जुन ने फिर देखा और खून जम गया। सफेद साया खिड़की में खड़ा था, लेकिन उसके नीचे कुछ भी नहीं था। वो कंधों से नीचे धुएं जैसा था। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, वो हर शाम खिड़की में खड़ा होता है क्योंकि वो बाहर आना चाहता है, और जब रात पूरी उतर आती है। अचानक जंगल की गहराई से वही आवाज आई, आह आह, मदद। इस बार वो आवाज अस्पताल के पास से आ रही थी। बूढ़ा कांपते हुए बोला, अब वो जाग चुका है, अब अंधेरा उसका है। अर्जुन भय से जड़ हो गया, और तभी अस्पताल की खिड़की में खड़ा सफेद साया धीरे धीरे बाहर की ओर तैरने लगा। सफेद साया खिड़की से बाहर तैरता हुआ धीरे धीरे हवा में आगे बढ़ रहा था। कोई इंसान इतनी शांति और धीमी गति से हवा में नहीं चल सकता था। उसकी हरकतों में एक खतरनाक ठंडक थी, मानो से कोई जल्दी ना हो, ना ही कोई डर। वह सिर उठाए हुए थी, सीधा टीले की ओर देखती हुई, जहां अर्जुन और बूढ़ा खड़े थे। अर्जुन के पैरों को जैसे किसी ने वहीं जड़ दिया हो। न भाग सकता था, न पुकार सकता था, न हिल सकता था। उसके गले में आवाज फंस गई थी। बूढ़े की आवाज कांपी, पीछे हटो बेटा, नीचे मत झुको, उसकी आंखों में मत देखो। पर अर्जुन जैसे सम्मोहित हो चुका था। उसकी नजरें उस सफेद साए की ओर ही अटकी हुई थीं। साया अब इमारत से बाहर निकल चुका था। खिड़की के ठीक नीचे दीवार टूटी थी, लेकिन वो उसे छुए बिना तैरते हुए अगले पेड़ की ओर बढ़ रहा था। उसकी गति अनियमित थी, कभी बहुत धीमी, कभी अचानक तेज, जैसे हवा उसे धकेल रही हो। और तभी साया रुका। उसका चेहरा, या जो चेहरा जैसा दिखता था, वो अर्जुन की ओर मुड़ा, और काले गहरे खालीपन से भरी आंखें चमक उठीं। अर्जुन के अंदर एक झटका सा लगा। सांसें भारी होने लगीं, दिमाग सुन्न होने लगा। बूढ़ा घबराकर चीखा, अर्जुन नीचे मत देखो, पलकें बंद करो। पर अर्जुन की पलकें नहीं झपक रही थीं। अस्पताल की तरफ से आती आवाजें। इसी बीच दूर जंगल के भीतर से अजीब आवाजें हवा में मिलकर तैर रही थीं। फुसफुसाहटें, कराहने की आवाजें, और कुछ ऐसा जैसे किसी को घसीटा जा रहा हो। आह, मदद, आओ, इधर आओ। आवाजों में खिंचाव था, जैसे वो किसी खास एक व्यक्ति, अर्जुन, को बुला रही हों। बूढ़े ने अर्जुन का हाथ पकड़कर जोर से झटका। चलो यहां से अभी, रात पूरी नहीं हुई है, इससे पहले निकलना होगा। उस झटके से अर्जुन की सम्मोहित हालत टूटी और उसने एक गहरी सांस ली। माथे पर पसीना मोतियों जैसा झलक रहा था। वो कांप कर बोला, ये क्या है बाबा? बूढ़े ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और टीले से नीचे उतरते हुए बोला, ये वो है जिसे कभी अस्पताल में दफन कर देना चाहिए था, पर अंग्रेजों ने उसे बंद करके छोड़ दिया। उसके साथ जो हुआ वो कुदरत ने माफ नहीं किया, और अब हर रात वो जागता है। अर्जुन और बूढ़ा तेजी से नीचे उतरने लगे, पर साया अभी भी टीले की तरफ झुका हुआ था, जैसे वो देख रहा हो कि वे कहाँ जा रहे हैं। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। गांव में हर दरवाजा बंद हो चुका था। हर घर की खिड़कियां मोटी लकड़ी से टिकी थीं। जैसे ही अर्जुन और बूढ़ा गांव के पहले घर के पास पहुंचे, कुछ जमीन हिलने जैसा महसूस हुआ। एक गहरी भारी सी कंपकंपी जमीन से उठी। दूर से टहनियां टूटने की आवाज आई। फिर भारी कदमों के निशान आए। धप धप धप। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हमें पीछा कर रहा है? उसने डर से पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। इसे रोका नहीं जा सकता,
बस छिपा जा सकता है। दोनों जैसे तैसे बुजुर्ग के घर में घुसे। बूढ़े ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, लकड़ी की 2 मोटी बल्लियां लगा दी, दीवार के सहारे एक बड़ा सा लोहे का संदूक भी सरका दिया। कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ एक लालटेन धीमी लौ के साथ जल रही थी। बूढ़े ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अब जो भी हो, कुछ भी सुनाई दे, दरवाज़ा मत खोलना, कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने सिर हिलाया। दोनों चुप बैठ गए। समय जैसे रुक गया था। फिर अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन उछल पड़ा। बूढ़े ने उसका हाथ दबा दिया। शांत। बाहर से एक लड़की की आवाज आई, कृपा करके दरवाजा खोल दो। आवाज इतनी मासूम और इतनी टूटी फूटी थी कि सुनकर लगता था कोई घायल बच्ची बाहर खड़ी हो। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, ये बच्ची लग रही है बाबा। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। गांव में कोई बच्ची नहीं बोलती रात को। ये वही है, वो आवाजें बदलता है ताकि कोई खोल दे। तभी आवाज बदल गई। अर्जुन, दरवाजा खोलो। अर्जुन का गला सूख गया। उसे मेरा नाम कैसे पता? बूढ़ा बदबुदाया। वो हर उस इंसान का नाम जानता है जो उसे देख ले। दस्तक अब जोरदार होने लगी। ठग 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 ठग। दरवाजा हिलने लगा। लकड़ी चरमराई। अर्जुन ने सांस रोक ली। फिर अचानक दस्तक रुक गई। सब कुछ शांत। कमरे में सन्नाटा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, और तभी खिड़की के बाहर फुसफुसाहट आई। मैं यहीं हूं। खिड़की पर नाखून घिसने की आवाज आने लगी। खर्र खर्र। बूढ़ा लालटेन के पास गया, उसे आग से बुझा दिया। पूरा कमरा अंधेरा। अंधेरे में वो देख नहीं सकता। बूढ़ा फुसफुसाया, पर आवाजें सुन सकता है, इसलिए चुप रहो। अर्जुन की सांसें इतनी भारी हो रही थीं कि महसूस हो रहा था जैसे वो भी उसे बेच देंगी। बाहर वो चीज खिड़की के पर चढ़ने लगी थी, और फिर खिड़की के शीशे से 2 काली जलती हुई आंखें दिखाई दी, ठीक उनकी तरफ। अर्जुन का दिल रुकने जैसा लगा। खिड़की पर लगी लकड़ी की पट्टी दरारों से टूटती हुई खड़खड़ाई। अंदर ठंडी हवा की धार घुसने लगी। बूढ़े हल्के से बोले, पीछे हटो, आंखें बंद करो, चुप रहो। दोनों कमरे के अंधेरे कोने में जाकर बैठ गए। कमरे में सन्नाटा नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सांसों की आवाज और बाहर से आती खरोंचों की खर्र खर्र ध्वनि। कुछ पल बाद खिड़की अचानक चुप हो गई। फिर ठक। दरवाजे पर कुछ भारी चीज गिरी। ठक। फिर से, हर बार पिछले से ज्यादा जोरदार। अब दरवाजा हिल रहा था। बूढ़े ने कांपते हुए कहा, अगर वो अंदर आ गया तो हम बच नहीं पाएंगे। अर्जुन के दिमाग में शब्द गूंजे, बच नहीं पाएंगे। उसे अचानक लगा कि खिड़की के बाहर कुछ चल रहा है, टहल रहा है, फिर दरवाजे के पास आ रहा है। और फिर अचानक दरवाजे की नीचे की दरार से एक लंबी, काली, पतली उंगली धीरे धीरे अंदर घुसने लगी। अर्जुन डर के मारे लगभग चीख पड़ता, पर बूढ़े ने उसका मुंह दबा दिया। उंगली आगे बढ़ती गई, फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी। 5 पतली काली उंगलियां दरवाजे के नीचे से अंदर झांकने लगीं। वे जमीन पर रेंगने लगीं, ऐसे जैसे किसी अंधे जीव की सेंसर हो जो अपने शिकार को सूंघकर ढूंढ रहा हो। उंगलियां कमरे में फैल रही थीं, धीरे धीरे, घुटनों तक ऊंची, मानो काली लताएं हों। एक उंगली अर्जुन के जूते को छू गई। अर्जुन के शरीर में सहरन दौड़ गई। उसने रोने जैसा महसूस किया। तभी दूर से मंदिर की घंटी बजी। टन टन। उंगलियां जैसे आग से छू गई हों, झटक कर पीछे हट गईं, दरवाजे के नीचे से बाहर खिंच गईं। और वो जो बाहर था, एक भयानक दर्द भरी चीख के साथ पीछे हट गया। आ। फिर गहन सन्नाटा। मंदिर की घंटी कुछ देर तक बजती रही, फिर हवा शांत हो गई। बूढ़े ने गहरी सांस ली। आज रात वो मंदिर की वजह से गांव के अंदर नहीं आ पाया। उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन की दिल की धड़कन अभी भी असामान्य थी। लेकिन बाबा, उसकी आवाज कांप रही थी। वो क्या है, और सिर्फ रात में ही आता है? सीमा क्यों पार नहीं कर पाता? बूढ़ा धीरे से बोला, ये गांव उसकी कैदगाह है। वो यहां बाहर नहीं आ सकता, पर जंगल और अस्पताल, वे उसकी दुनिया है। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, ये सब कब शुरू हुआ था? बूढ़े ने उसकी ओर देखा। ये कहानी बहुत पुरानी है बेटे। अगली सुबह मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जिसे इस गांव ने सदियों से सीने में दबा रखा है। पर समझ लो, अस्पताल में जो हुआ था वो इतना डरावना था कि मौत भी वहां जाने से इनकार कर देती है। अर्जुन सन्न रह गया, और रात अभी भी बाकी थी।
रात के उस हादसे के बाद से मेरी हालत पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। शरीर थका हुआ था, दिमाग सुन्न, और डर ऐसे चिपका था जैसे किसी ने मेरी छाती पर कोई पत्थर रख दिया हो। मैं उसी ढाबे के कमरे में लेटा था, लेकिन अचानक ऐसा लगने लगा कि ये कमरा, ये दीवारें, ये खिड़की सब मेरे मतलब की चीज़ें ही नहीं हैं। सब कुछ किसी अनजानी दिशा में इशारा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ मुझसे कुछ कह रही हो, और ख़ासकर वो सड़क जिस पर मैंने उस लड़की को देखा था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी तो लगा शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन अंदर का डर कहीं नहीं गया था। मैंने उठकर पानी पिया और बाहर आया। ढाबे में कुछ लोग बैठे थे जिनकी नज़रें मुझे देखकर अचानक रुक गईं। 2-3 आदमी आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। एक बूढ़ा आदमी मेरी ओर देखकर बोला, भैया, रात कट गई? उसके पूछने का तरीका अजीब था, जैसे वो जानता हो कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने ट्रक के पास पहुंचा। टायर, चेसिस सब ठीक था, लेकिन कैब के अंदर बैठते ही फिर वही एहसास, जैसे कोई पीछे की सीट पर बैठा हो। मैंने झटके से पीछे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन उसकी खुशबू फिर थी, मिट्टी, बारिश और कुछ जली हुई त्वचा जैसी। मैंने खुद को संभालकर गाड़ी स्टार्ट की। सफ़र लंबा था और मुझे समय पर पहुंचना था, लेकिन इस बार मैं सड़क के हर मोड़ को, हर पेड़ को, हर लैंप पोस्ट को शक की नज़र से देख रहा था। दांतों से भरा अंधेरा। कुछ किलोमीटर बाद सड़क जंगलों से घिरी होने लगी। सुबह की धुंध अभी भी हवा में तैर रही थी। पेड़ों की लंबी छाया ऐसे लटक रही थी जैसे मेरे ऊपर कोई भारी चीज गिरने वाली हो। तभी मैंने सड़क के किनारे कुछ अजीब देखा। एक पेड़ के नीचे काले कपड़ों में एक आदमी बैठा था, सिर झुका हुआ। जब मैं पास पहुंचा, उसने धीरे से चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। वो आदमी मुस्कुराया, और उसके दांत बहुत ज्यादा, इतने कि एक ही मुंह में समाने मुश्किल हों। उसकी मुस्कान लंबी होती चली गई, जैसे मुंह कानों तक फट गया हो। मैं डर के मारे चिल्लाया, कौन कौन हो तुम? पर मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वो आदमी अचानक गायब हो गया, बस ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन मेरी सांसें रुक गई थीं, हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। मैं जानता था कि अब कहानी इस ढाबे या उस लड़की तक सीमित नहीं है। अब ये सड़क, पूरी सड़क कुछ छुपा रही है। सड़क पर खड़ी परछाई। करीब आधा घंटा चला ही था कि अचानक कहीं से हवा तेज चलने लगी। पेड़ जोर से झूमने लगे, सड़क पर सूखी पत्तियां तितर-बितर होने लगीं। फिर मैंने उसे देखा। वही लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, फिर भी अनपहचाना। आंखें काली जैसे गड्ढे, और होठों पर अजीब सी मुस्कान। उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, जैसे हवा उसको छूती ही नहीं हो। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, मगर गाड़ी उसके सामने जाकर अचानक खुद ब खुद बंद हो गई। ट्रक की हेडलाइट उसकी सफ़ेद ड्रेस पर पड़ रही थी, लेकिन वो रोशनी को सोख रही थी। मैं अंदर बैठा थर-थर कांप रहा था। वो धीरे-धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने दरवाजे लॉक किए, गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो ट्रक के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसकी निगाहें मेरे पार झांकने लगीं, जैसे मेरी आत्मा को देख रही हूं। फिर उसने अपने होंठ हिलाए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैं धीरे-धीरे उसकी बात पढ़ पाया, सच जान, वरना मर जाएगा। मेरी सांस रुक गई। सच? कौन सा सच? मैंने सिर खुजलाया, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक वो लड़की गायब हो गई, और उसी पल ट्रक स्टार्ट हो गया, खुद ब खुद। मैंने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन मन में एक ही सवाल था, ये सब क्या हो रहा है? ढाबे वाले की चेतावनी। कुछ आगे एक छोटा सा चाय का ढाबा दिखा। मैं उतरा और चाय का ऑर्डर दिया। ढाबे वाला मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई भूत ही बन गया हूं। उसने धीरे से पूछा, किधर से आ रहे हो? मैंने बताया तो वो चौंक गया। उस सड़क पर, इतनी सुबह? मैंने हाँ में सिर हिलाया। ढाबे वाला पल भर के लिए चुप हुआ, फिर बोला, वो सड़क शापित है भैया। मैंने चाय का कप हाथ में रोका। क्यों? ढाबे वाले ने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाते हुए बोला, 3 साल पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था उसी रोड पर। किसी ने उसकी लाश सड़क के किनारे फेंक दी थी। उसका चेहरा कुचला हुआ था, पहचान में ही नहीं आता था। कहते हैं वो अभी भी वहीं घूमती है। मेरा दिल बैठ गया। क्या नाम था लड़की का? ढाबे वाला बोला, कोई नहीं जानता,
क्योंकि उसका चेहरा न पहचान में आया, न उसके परिवार का कोई मिला। रात को वहां से गुजरने वाले ड्राइवर कहते हैं कि वो मदद मांगती दिखाई देती है, लेकिन जो रुकता है वापस नहीं लौटता। मैंने आखिरी घूंट पिया और कप जमीन पर रख दिया। ढाबे वाला आगे झुककर बोला, तुम्हें भी अगर वो दिखी हो तो सावधान रहना। मैं कुछ बोल नहीं पाया। ट्रक के अंदर किसी की मौजूदगी। मैं वापस ट्रक में आया। इस बार हवा बहुत ठंडी थी, जैसे किसी ने एसी पूरी स्पीड पर जला दिया हो, जबकि ट्रक बंद था। मैंने इग्निशन घुमाया, गाड़ी स्टार्ट हुई, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा मेरे पीछे सीट पर हलचल हुई। किसी के बैठने की आवाज। सीट ने हल्का सा वजन महसूस कराया। मैंने डरते डरते पीछे देखा। फिर वही लड़की। वो शांति से बैठी थी, आंखें बड़ी और खाली, जैसे बिना किसी इमोशन के। मैं चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। वो धीरे धीरे सिर मेरी तरफ घुमाने लगी और फिर उसके होंठ हिले। तुम सच जानने के लिए चुने गए हो। मेरा गला सूख गया। कौन सा सच? मैंने कांपते हुए पूछा। कौन सा सच? वो बोली, मेरी मौत का सच, और तुम्हारा भविष्य भी उसी से जुड़ा है। मैं घबरा गया। मुझे क्यों? लड़की के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। क्योंकि तुमने मुझे देखा और तुम बच गए। जो मुझे देख लेता है उसे मैं सच बताती हूं, वरना उठा ले जाती हूं। मैं एक पल के लिए पत्थर बन गया। वो सामने झुककर बोली, मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। तुम जानोगे कि मुझे किसने मारा। फिर अचानक वो चीखी, इतनी जोर से कि कांच तक कांप गया। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मेरा कातिल अभी भी जिंदा है और इस सड़क पर ही घूमता है। मेरे कान सुन्न हो गए। मैं डर से पसीने पसीने हो गया और अगले ही पल वो गायब हो गई। ट्रक खाली, लेकिन उसकी चीख हवा में रह गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि ये सिर्फ भूत का मामला नहीं, इस कहानी में किसी इंसान का हाथ था। उसका कातिल जिंदा है और शायद मुझे उसी तक पहुंचाया जा रहा है। मैंने फैसला किया कि अब पीछे नहीं हटूंगा। अगर वो लड़की चाहती है कि मैं उसका सच जानूं, तो शायद मैं जानूंगा। मैं ट्रक आगे बढ़ाता रहा, लेकिन मन में एक ही डर, क्या मैं इस सच को जानकर जिंदा रहूंगा? हवा अचानक शांत हो गई। सड़क साफ, पर अंदर तूफान। कुछ देर बाद दूर पहाड़ी पर एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड दिखा, सांवली घाट, प्रवेश निषेध। उसके नीचे कुछ उखड़े हुए अक्षर, यहां कई हादसे, बाकी मिटा हुआ था। मैं जानता था यही वो जगह है। यहां कुछ हुआ था, यहीं इस कहानी का सच दफन है, और शायद उसके कातिल का घर भी इसी इलाके में। मैंने ब्रेक लगाया। पहाड़ी के ऊपर एक टूटा हुआ मकान दिख रहा था, अजीब, सुनसान और डरावना। और जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे ट्रक के शीशे पर हथेली का निशान उभर आया, एक लड़की की, ठंडी, भीगी, और उस पर उकेरे हुए 2 शब्द, यहां आओ। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। अब मुझे पता था कि अगला कदम मुझे उस पहाड़ी वाले मकान तक ले जाएगा, और शायद वहीं मिलेगी उसकी मौत का असली सच। पहाड़ी पर बने उस टूटे हुए मकान को देखते ही मेरे पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। हवा एकदम ठंडी हो गई थी, जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। सड़क से मकान ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन रास्ता डरावना था। सूखी घास, जंगली झाड़ियां और ऐसी खामोशी जिसमें सांसों की आवाज तक सुनाई दे। फिर भी मैं आगे बढ़ा, क्योंकि अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। उस लड़की की हथेली का निशान अभी भी मेरे ट्रक के शीशे पर था, जैसे उसने मुझे धक्का देकर कहा हो, यहां आओ, सच यहीं है। मैंने गाड़ी बंद की, टॉर्च उठाई और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। कदमों के नीचे कंकड़ चरमराए। हवा में एक अजीब सड़ांध फैली हुई थी, जैसे किसी पुरानी लाश की गंध हवा में घुल गई हो। जितना ऊपर चढ़ता गया, उतना ही अंदर बेचैनी बढ़ती गई। पसीना हाथों में जमा हो रहा था और दिल मानो सीने से बाहर निकलने को तैयार था। मैं रुककर पीछे देखने ही वाला था कि तभी किसी के रोने की आवाज आई। नारी स्वर, कमजोर, टूटा हुआ, बहुत दर्द भरा। आवाज उसी मकान से आ रही थी। टूटा हुआ मकान और लाल दरवाजा। मैं मकान के पास पहुंचा। दीवारें टूटी हुई, छत जगह जगह धसी हुई, पर सबसे ज्यादा अजीब था उसका लाल रंग का दरवाजा। पूरी बिल्डिंग खंडहर, लेकिन दरवाजा जैसे नया हो, ताजा लाल रंग। दरवाजे के नीचे से हवा निकल रही थी और उसी के साथ हल्की सॉबिंग की आवाज। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। घुटनों में कंपन था, हाथ कांप रहे थे। फिर भी मैंने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च जलाई, मैं ठिठक गया।
दीवारों पर एक लड़की की तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में वही सफ़ेद ड्रेस, वही चेहरे का आधा हिस्सा जैसे जला हुआ, वही आंखें जिनमें सिर्फ खालीपन था। ये वही लड़की थी जिसे मैंने उस रात सड़क पर देखा था। हर तस्वीर के नीचे डेट लिखी थी। तारीखें मरने से पहले की थीं, रात भर रात की तारीखें, जैसे कोई उसकी हर हरकत कैद कर रहा था। मैं अंदर गया। कमरे के बीचों बीच टूटी हुई कुर्सी पर एक रस्सी पड़ी थी, ऐसी घिसी हुई जैसे किसी को बहुत जोर से बांधा गया हो। और तभी मेरे ठीक पीछे फर्श की लकड़ी चरमराई। मैंने टॉर्च घुमाई। कोई खड़ा था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अंधेरे में एक आदमी की परछाई उभरी। लंबा कद, हाथों में खून जैसे धब्बे, चेहरे पर गहरा घाव। उसकी आंखें सुर्ख जैसे नींद ना आई हो महीनों से। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां कैसे आए? मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं सिर्फ यही कह पाया, तुम कौन हो? वो मुस्कुराया। मुस्कान डरावनी थी, ऐसी कि रीढ़ में बिजली सी दौड़ जाए। मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसकी वजह से ये सड़क बदनाम है। मैं एक कदम पीछे हट गया। उसने आगे कहा, 3 साल पहले मैंने उसे यहीं लाया था, वही सफ़ेद ड्रेस वाली लड़की। मेरा दिल जोर से धड़का। उसकी आवाज़ भारी थी लेकिन शांत, एकदम सहमी हुई। रात को उसने लिफ्ट मांगी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे घर छोड़ दूंगा। उसने अचानक कुर्सी पर पड़ी रस्सी उठाई, लेकिन मैंने उसे घर नहीं पहुंचाया, यहां लाया। और उसके चेहरे पर कोई शर्म, डर, पछतावा कुछ नहीं था। वो कहता रहा। उसकी चीखें अभी भी मेरे कानों में हैं। कितनी देर तक रोती रही। मुझे उसका चेहरा नफरत भरा लगा, तो मैंने उसे खत्म कर दिया। मैं अंदर से टूट गया। तू उसका कातिल है? वो मुस्कुराया। हाँ, और अब तुम भी ज्यादा देर नहीं बचोगे। मेरे पैर जमीन में धंस गए, जैसे भागना ही भूल गया हूं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। लड़की की दस्तक। मैं पीछे हट रहा था कि तभी कमरे की दीवारें धड़कने लगीं। हवा तेज हो गई, तापमान अचानक गिर गया, टॉर्च कांपने लगी। और तभी एक जोरदार आवाज, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लाल दरवाजा खुद तेजी से बंद खुल रहा था, जैसे कोई अंदर घुसना चाहता हो। फिर वही लड़की की चीख। कातिल डरकर पीछे हटा। दरवाजा एकदम से खुला और कमरे में ठंडी हवा का झोंकार आया। जी नहीं, हवा नहीं, वो लड़की। वही सफेद ड्रेस, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें काली। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। कातिल चीखा, नहीं, तुम मर चुकी हो। लड़की की आवाज गूंजी, मरकर भी मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। पूरे कमरे का तापमान गिरता चला गया। कातिल दीवार से टकराया। लड़की आगे बढ़ी, कमरा अंधेरा होता चला गया। और फिर कातिल की चीख इतनी भयानक थी कि दीवारें हिलने लगीं। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, चेहरा नीला पड़ गया। और अगले ही पल वो लड़की उसे घसीटकर अंधेरे में ले गई। उसके नाखून उसकी गर्दन में धंसते गए। कातिल की चीखें अचानक बंद। कमरा फिर शांत। मैं कमरे के कोने में खड़ा कांप रहा था। लड़की के कदमों की आवाज धीरे से मेरी ओर बढ़ी। मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था, डर इतना कि आंखें तक बंद हो गईं। वो मेरे सामने आई और फिर उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। काले गड्ढे गायब, घाव मिटते गए, ड्रेस साफ, जैसे कोई इंसान जीवित। उसकी आंखों में पहली बार दर्द था, डर नहीं। वो बोली, अब मेरा बदला पूरा हुआ। मेरी सांस रुक गई। वो आगे बोली, तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि तुमने मुझे उस रात देखा और भी नहीं डरे। तुम्हारे अंदर खौफ था, लेकिन इंसानियत भी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, अब तुम मुझे क्यों नहीं ले जा रही? उसने हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मेरा सच जानकर तुमने मुझे शांति दे दी। मेरे आंखों के सामने धुंध फैलने लगी। लड़की धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। उसने अंतिम बात कही, अब ये सड़क सुरक्षित है, लेकिन मेरी यादें तुम्हारे अंदर रहेंगी। और वो गायब हो गई। सुबह हो चुकी थी। मैं ट्रक की तरफ भागा। शरीर में हल्का सा दर्द था, लेकिन अब दिल भारी नहीं था। ट्रक का शीशा साफ था, हथेली का निशान गायब। इंजन आसानी से स्टार्ट हो गया। मैं सड़क पर उतरा तो आज पहली बार वो सड़क शांत लगी। हवा हल्की थी, धूप पेड़ों के बीच से छन रही थी। किसी के रोने, चीखने, हंसने की आवाज नहीं, सब सामान्य। पहली बार। मैं धीरे धीरे ट्रक चलाता गया और मन ही मन सोचा, सच कड़वा था पर जरूरी भी। मैं बच गया।
लेकिन वो लड़की शायद अब सच में शांति में होगी। कहानी का अंतिम सच। जब मैं शहर पहुंचा और सामान उतारा तो ट्रक के डैशबोर्ड पर एक कागज पड़ा मिला, जिस पर एक ही लाइन लिखी थी, धन्यवाद, और नीचे एक हल्का सा उभरा हुआ हथेली का निशान, जैसे आखिरी अलविदा। मैं मुस्कुराया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। कहानी खत्म, पर उस सड़क पर हुआ सच मरकर भी जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।